हेलो, वेलकम टू सजन इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे अगला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कैसे डेवलप हुआ, उसके क्या शॉर्टकमिंग्स थे। अब 20वीं शताब्दी के यानी कि 20th सेंचुरी के दूसरे डेकेड तक ये बात आना शुरू हो गया कि शायद अब एक और बेहतर मॉडल की आवश्यकता है। देयर इज़ अ नीड ऑफ न्यू एटॉमिक मॉडल जो ज़्यादा बेहतर तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर को, एटम्स को डिस्क्राइब कर सके। लेकिन उस नए मॉडल तक पहुंचने के पहले बहुत सारे कुछ इंसिडेंसेस हुए थे जिसने उस नए एटॉमिक मॉडल तक पहुंचने में हमारी बहुत मदद की है। कहें तो फिज़िक्स में एक नया आयाम ही खुल गया जिसको आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। तो वहाँ तक हम कैसे पहुँचे और जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था उसका आइडिया कैसे डेवलप हुआ, उसको जानने से पहले हम लोगों को मैटर, रेडिएशन, इन सब के बारे में कुछ बातों को समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेडिएशंस के बारे में। 1870 तक जेम्स मैक्सवेल ये प्रूव कर चुके थे कि लाइट, रिगरस मैथमेटिकल लॉजिक से, कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेटिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है और इसका कंटिन्यूएशन है। यानी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंप्राइज करता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे हम लोग एक बहुत ही खास वेवलेंथ रेंज को ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक ही विजिबल रेंज है, यानी कि उसी वेवलेंथ का हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परसीव कर सकते हैं। उसके परे यानी कि उससे कम या उस रेंज के बाहर जो भी है हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम लोग की आंखें उनको परसीव नहीं कर सकती हैं। विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी थे उस दौर में सामने आए लोगों के। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि रेडिएशन और टेम्परेचर के बीच का क्या रिलेशन है। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई लोहा गर्म किया जाता तो उसका टेम्परेचर के साथ उसका कलर भी वैरी करता जाता है। और उसी तरीके से लोग ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी इंटेंसिटी और वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें मिलेगा। तो एक बहुत ही फेमस थियोरी है, इसको हम लोग रायले जीन फार्मूला कहते हैं। वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो गए कि पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कौन सा वेवलेंथ हमें मिलेगा और कितनी इंटेंसिटी का मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। उस कमी तक आने के पहले हम लोग एक चीज यहां पे देखेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी की है सबसे पहले तो नाम जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग नाम है। ब्लैक बॉडी वैसी कोई भी बॉडी जो उस पर गिरने वाला सारा रेडिएशन ऑब्जर्व करती है और वो सारा रेडिएशन एमिट भी कर सकती है। यानी ये सिर्फ रेडिएशन एमिट करता है और रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक बॉडी से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। आइडियली कोई भी ब्लैक बॉडी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी। सो व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? अ ब्लैक बॉडी can absorb all the radiation incidented on it and it can also emit such radiations
लेकिन रिफ्लेक्शन इससे नहीं होगा, देयर वुड बी नो रिफ्लेक्शन। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, रायले जीन ने मैक्सवेलियन आइडिया इस्तेमाल किया था। उन्होंने जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी उसका इस्तेमाल करते हुए ये कंसेप्ट दिया था। उन्होंने ये पाया, ये बाद में लोगों को दिखा भी, कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, खासकर ऐसा जब हो जब वेवलेंथ घट रहा हो, तो इंटेंसिटी एब्रप्टली बढ़ता चला जाता है। आप देख सकते हैं कि इस खास टेम्परेचर पे वेवलेंथ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और जब वेवलेंथ हम लोग बढ़ाते जाते हैं तब तक रिजल्ट सही आता है, लेकिन उसके बाद अगर हम इसे बढ़ाते चले जाएं टेम्परेचर को, तो ये वेवलेंथ का इंटेंसिटी, पर्टिकुलर वेवलेंथ का इंटेंसिटी इनफाइनाइटली हाई हो सा जाता है, जो कि आइडियली पॉसिबल, जो कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है, ये होता नहीं है। लेकिन इनके थ्योरी से यही प्रिडिक्शन आता था, और इसी को कहा गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी यानी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि अल्ट्रावायलेट रेंज में आखिर हमारा इंटेंसिटी इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास उस वक्त जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसके हिसाब से मौजूद नहीं था। फिर यहाँ पे हमें बात करनी होगी मैक्स प्लांक की। मैक्स प्लांक ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक आइडिया दिया, जिसे आज हम लोग क्वांटाइजेशन के नाम से जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मे बी जो हम सोच रहे हैं कि रेडिएशन एक कंटिन्यूअस रेडिएशन कंटिन्यूटी के तौर पे निकलता है, वो एक कंटिन्यूअस आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी नहीं है, बल्कि वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। यानी एनर्जी जो है वो टुकड़ों में डिस्क्रीट है, वो कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि डिस्क्रीट है, वो टुकड़ों में किसी ऑब्जेक्ट से बाहर निकल रही है। और उसके आधार पे ये जो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी है इसको दूर किया जा सकता है, और इसे ही कहा गया आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन। तो हम लोग यहाँ एक बात लिख सकते हैं, रायले जीन्स थ्योरी प्रेडिक्टेड दैट when the wavelength is decreased, then the intensity will increase infinitely at a particular temperature. Max Planck introduced the idea of quantized radiation to resolve this problem of quantized radiation, of quantization of energy to resolve this problem. According to him,
according to him, electromagnetic radiation is emitted in discrete energy packets known as light quanta. These light quanta were also called photons. इनको बाद में photon नाम दिया गया. These light quanta were later called photons. मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस कहता है H इक्वल्स टू H न्यू, या और दूसरे फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है E इक्वल्स HC बाय लैम्डा, और जहाँ H क्या है, जहाँ H है प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर H is Planck's constant. Nu is frequency, C speed of light, और lambda wavelength. यानी तब एक अजीब सा डायलेमा शुरू हो गया, क्योंकि इस थियरी के आने के ठीक 30 साल पहले एक आदमी ने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा दिया था कि लाइट एक वेव है. अब जो प्रूफ्स थे वो कहते थे कि लाइट पार्टिकल भी है, लेकिन बहुत से ऐसे फिनोमेना थे जो लाइट को आप वेव मान के एक्सप्लेन कर सकते थे, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना थे जिनको आप लाइट को पार्टिकल मान के एक्सप्लेन कर सकते थे. तब मतलब लाइट को डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह प्रेजेंट करके इनको ऐसे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता था. एक के बारे में हम आगे बात भी करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में. तो फिर लाइट का नेचर क्या होगा? इज लाइट डज लाइट बिहेव लाइक अ वेव और अ पार्टिकल? तो इसका आंसर है कि लाइट बिहेव्स एज बोथ, और एक टर्म इजाद किया, इसे हम लोग आज कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी. यानी लाइट एक साथ वेव भी है और पार्टिकल भी है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ठीक इस दौर के कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं, उसके थोड़ा सा पहले कह सकते हैं, हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां उन्हें ये मालूम चला कि मेटेलिक प्लेट पे जब एप्रोप्रिएट वेवलेंथ का लाइट गिरता है तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं. इसको एक्सप्लेन करने के लिए 1905 में आइंस्टीन ने एक पेपर लिखा था जिसके लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला, और इस फेनोमेना को बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया कि लाइट जो है वो एनर्जी पैकेट के तौर पर ट्रैवल करता है, और वो इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करने के बाद, किसी मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से उस मेटल सरफेस से निकलने के लिए मजबूर कर देता है, जिसके कारण ये हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है, मालूम चलता है, डिटेक्ट किया जा सकता है. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस बात को एक तरीके से एस्टैब्लिश करता है कि लाइट का बिहेवियर पार्टिकल की तरह है.